ये कहानी है कंचन की, जिसका रंग काला होता है। वो अपनी माँ सरिता, चार भाई और भाभियाँ, अक्षरा, प्रार्थना, जास्मीन और बानी के साथ रहती है। उसकी चारों भाभियाँ गोरी होती हैं। एक रोज, क्या बात है बहू, तुम दोनों की पसंद तो काफी अच्छी है। अब तो मैं दिवाली में यही साड़ी पहनूंगी और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा माँ जी? आपको पता है, हमने बाजार में 2 घंटे सैर की और उसके बाद जाकर ये साड़ी पसंद आई हमें। हाँ माँ जी, हमने बानी और जास्मिन के लिए भी साड़ियाँ लाई हैं। और तो और कंचन के लिए भी हमने दिवाली के लिए लहंगा लाया है। ये देखिए, है ना एकदम प्यारा? बहुत खूब अक्षरा। ये रंग तो कंचन के काले रंग पर बहुत जचेगा, वरना ज्यादा गहरे रंग उस पर सूट नहीं करते और वो उसमें बहुत बुरी लगती है। बस कीजिए माँ, जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ तो कहती ही रहती हूँ, वो भी इन बाहर वालों के सामने। आवाज नीचे कर कंचन। पहली बात तो ये है कि ये तेरी भाभियां हैं, कोई बाहर वाली नहीं। और दूसरी बात, मैं कुछ भी क्यों बोलूं? अरे तुझे मैंने 50 बार कहा है, ये लेप लगा, वो साबुन लगा, लेकिन नहीं, तू कभी मेरी बात को गंभीरता से लेती ही नहीं। अरे तुझे काली से गोरा करने के लिए मैंने कितनी सारी कोशिशें की हैं, लेकिन तुझे तो बस काली ही बनकर रहना है। और अगर तू ऐसी ही रही तो तुझे आगे चलकर कोई पसंद नहीं करेगा। करेगा माँ, कोई ना कोई तो मुझसे शादी जरूर करेगा और मैं एक अमीर और अच्छे खानदान की बहू भी बनूंगी। अब पापा भी तो काले थे, लेकिन फिर भी आप जैसे गोरी और सुंदर लड़की ने उनसे शादी कर ली ना। अब आप ही बताइए, क्यों की आपने पापा से शादी? क्योंकि पापा के पास पैसे थे। ये तो क्या बकवास कर रही है? जरा तमीज से पेश आ, नालायक कहीं की। ओफो माँ, बहुत ज्यादा एक्टिंग मत करो आप। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने पापा को क्यों चुना। और ठीक वैसे ही मेरे पैसे देखकर मुझे भी कोई ना कोई हैंडसम लड़का पसंद जरूर करेगा और मेरी भी लाइफ सेट हो ही जाएगी। फिर क्या हुआ अगर मेरा रंग काला हुआ तो? उसके अलावा तो मेरे पास सब कुछ है ना, जिसके लिए बाकी सभी लोग रोते फिरते हैं। अपने ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे और अपने इस काले रंग को ठीक कर। ये पूरी तरह जाने से रहा, लेकिन तू इसे कम तो कर ही सकती है ना। देख कंचन, मैंने तेरे लिए दुबई से एक फेस वॉश मंगवाया है और एक साबुन भी है उसके साथ में, तो कल से तू वही लगाएगी। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली माँ। अरे आपने तो मेरे चेहरे पर 50 से 100 एक्सपेरिमेंट कर भी लिए हैं और कितने सारे डॉक्टर को भी दिखाया है। और अगर मेरा कालापन जाना होता तो वह कब का चला जाता। अरे तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ना जाने वो ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझ जैसे ढीठ को मैंने पैदा कर दिया। अरे मनहूस घड़ी वो नहीं, मनहूस तो। अरे बस बस, अब ये सब रहने भी दो ना। त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में घर में झगड़े होना अच्छी बात नहीं है। हाँ कंचन, ये देखो, अक्षरा और मैंने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा लहंगा लाया है। दिवाली की रात में तुम यही लहंगा पहनना, इसमें तुम बहुत अच्छी दिखोगी। है ना माँ जी? अरे अपना ये 2 कुड़ी का लहंगा आप अपने पास ही रखिए। आप चारों तो गरीब घराने से आई हो, इसीलिए ये बाजार में लटकने वाले सस्ते लहंगे खरीद कर पहन भी लेती हूँ और खुद को कहीं की हीरोइन समझती हूँ। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं जो कुछ भी पहनती हूँ वो डिजाइनर होता है। और देखना आप, मेरा दिवाली का लहंगा भी एकदम डिजाइनर होगा। कंचन, अपनी भाभी से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे इनका कोई क्लास भी है क्या, जो ये मेरी भाभी कहलाए? इतना कहकर कंचन वहां से चली जाती है। तुम दोनों इसकी बातों का बुरा मत मानना, दिमाग से थोड़े पैदल है ये। मेरे चारों बेटे तो एकदम अच्छे हैं, लेकिन ये एक लड़की ही इतनी बददिमाग निकली। लेकिन माँ जी, आपको कंचन के साथ इतनी भी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। अब वह जैसी भी है उसे वैसे ही रहने दो ना। हाँ माँ जी, मेरा भी यही कहना है। जितना आप उसके साथ सख्ती से पेश आओगे, उतना ही उसका स्वभाव और खराब हो जाएगा।
वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये उन्हीं में से एक है। अरे इसे मैंने ना जाने कितनी बार कहा है कि अपने काले रंग को ठीक कर, लेकिन ये लड़की तो बस अपने घमंड में ही रहती है। इसे लगता है कि इसके बाप ने इसके नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है, तो ये उन पैसों के दम पर कुछ भी कर सकती है। लेकिन आजकल के लड़के इतने भी पागल नहीं हैं। माना कि वो पैसा भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ लड़की के खूबसूरती भी देखते हैं। अरे आजकल तो कोई भी काली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता, और इसीलिए मुझे उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके भविष्य के बारे में चिंता करते करते मेरा चेहरा भी इसकी तरह एकदम काला पड़ जाएगा। सरिता का अपनी चारों बहुओं के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, और ये देखकर कंचन को और जलन होती है। फिर दिवाली की रात जब वो लहंगा पहनकर उन फोटोज को अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, तभी ओ माय गॉड, मेरे फोटोज पर तो कितने सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, लेकिन ये क्या? अरे ओ कल्लो, दिवाली की रोशनी में भी तेरा चेहरा चमक नहीं पाया, तू फिर भी काला कोयला ही लग रही है। हैशटैग काली की दिवाली। तुझे तो रात में केवल उल्लू ही देख सकता है। काली कुलूटी है या ब्लैक ब्यूटी? ये सब क्या है? नहीं, मैंने सोचा कि कोई अच्छे कमेंट आए होंगे, लेकिन ये सारे कमेंट तो एकदम बुरे हैं। क्या मैं सच में इतनी बुरी लगती हूँ? क्यों भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? अब गुस्से में आकर कंचन कमरे में तोड़फोड़ करने लगती है। तभी वहां पर उसका भाई विपुल आता है। अरे ये तू क्या कर रही है कंचन? रुक जा। अरे पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या तुझे, जो तू ऐसे पागलों की तरह बर्ताव कर रही है? और मैं क्या करूं भैया, आप तो लड़के हो। आप काले होने के बाद भी आपकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, और एक मेरी लाइफ है। मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता। बचपन से लेकर आज तक सबने बस मेरे रंग का मजाक ही उड़ाया है। देख कंचन, मैं तेरा दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम क्या करें? अगर हमें ऊपर वाले ने ये काला रंग दिया है, तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। देख, तू काली जरूर है, लेकिन तेरे कालेपन में भी सुंदरता छुपी हुई है, और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, ना कि तेरा मन रखने के लिए कह रहा हूँ। और देखना तुझे भी कोई प्रिंस चार्मिंग लड़का जरूर मिलेगा। जैसे हम चारों भाइयों को इतनी गोरी और सुंदर बीवियां मिली है, और वो हम चारों से इतना प्यार भी करती है। अब चल, त्योहार वाले दिन यूं उदास मत बैठ, और हमारे साथ बाहर फटाके जला। और मैंने तो तेरे लिए तेरे फेवरेट फटाके लाए हैं। नहीं भैया, आप कह ही रही हो कि मुझे भी कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा, लेकिन मुझे आप लोगों की तरह किसी गरीब घर से रिश्ता नहीं जोड़ना है। मैं तो एक अमीर और हैंडसम लड़के से ही शादी करना चाहती हूँ, और तो और मेरा ससुराल भी एकदम रॉयल होना चाहिए। देखा, यही तो तेरी गलती है। तुझे जो मिलता है तू कभी उसमें खुश होती ही नहीं, और जो तेरे हाथ में है उन चीजों पर तू कभी काम नहीं करती। अरे माँ ने तेरे लिए ना जाने कितने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, वो भी कहाँ कहाँ से। यूरोप, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, हिमाचल, हर जगह से। लेकिन तूने तो उनमें से किसी का इस्तेमाल तक नहीं किया, और बस एक ही राग अलपती रहती है कि तेरे पैसे देखकर तुझे कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कंचन। तुझे अपने स्वभाव में और अपने बाहरी रूप में भी बदलाव लाना चाहिए, वरना कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। बस कीजिए भैया, आप भी माँ की तरह ही ज्ञान दे रही हो। अरे मुझे तो यहाँ पर कोई समझता ही नहीं है। सबको बस मुझे टीचर बनकर ज्ञान देना आता है, जबकि मुझे इस फालतू के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। जाइए आप, और जाकर एंजॉय कीजिए। अरे पर कंचन वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रोज जब घर में जास्मीन और बानी की सहेलियां आकर जाती हैं, तभी अरे आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन क्या हुआ कंचन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मेरे बेडरूम को आप लोगों ने क्या समझ के रखा है? डाउन मार्केट मोहल्ले का पब्लिक बाथरूम? अरे थोड़ी देर पहले जब आप दोनों गरीब फटीचर की सहेलियां आई थी,
तब वो दोनों मेरे बेडरूम के बाथरूम में क्यों गई थी? घर के बाकी बाथरूम में आग लगी थी क्या? ऐसी बात नहीं है कंचन। दरअसल बाकी बाथरूम की सफाई चल रही थी और सिर्फ तुम्हारा ही बाथरूम खाली था। इसीलिए हमने ही उन्हें कहा था कि वो जाकर तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करे। देखिए, इस बार मैं बख्श रही हूँ, लेकिन अगली बार से मेरे बाथरूम में आप चारों ने मुझसे बिना पूछे कदम भी रखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे बस करो कंचन, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम हम चारों को इतना पराया क्यों समझती हो? हम तो तुम्हारी भाभिया ही है ना, और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक तुम हो जो हमसे कभी ठीक से बात भी नहीं करती। हाँ, नहीं करती, क्योंकि मैं सिर्फ क्लासी लोगों से ही बात करती हूँ। ऐसे एरे गेरे गरीबों के में मुंह तक नहीं लगती। और वैसे भी आप जैसे कोरे लोग तो बस बाहर से ही अच्छे होते हो, लेकिन अंदर से एकदम बुरे होते हो। अरे बचपन से देखा है मैंने, आप जैसे कोरे लोगों ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। बहुत नाम रखते थे वो मुझे। मैं समझ सकती हूँ कंचन, लेकिन हम उनके जैसे थोड़ी ना हैं। तुम हमसे तो ठीक से बात कर ही सकती हो ना। अरे हम चारों तुम्हारी भाभियां नहीं, सहेलियां बनकर रह सकती हैं, और हम पांचों मिलकर कितने अच्छे से रह सकते हैं। क्यों जास्मिन? हाँ बानी, एकदम सही कह रही हो तुम। अरे चुप हो जाओ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप सबके इस भोले और मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। मन ही मन आप चारों को बड़ी खुशी होती है। मुफ्त का मनोरंजन जो हो जाता है आप लोगों का। जब भी माँ मुझे डांटती फटकारती है और जब मुझे कोई मेरे काले रंग को लेकर चिढ़ाता है, तब आप लोगों को मन ही मन बहुत खुशी होती होगी। सब जानती हूँ मैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कंचन? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपने मन में तुम ऐसे बुरे भाव भरकर रखोगी तो कैसे चलेगा? जरा अपनी आंखों पर ये चढ़ा हुआ बुरे भाव का चश्मा हटा दो, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे इसके चलते तो तुम हर किसी को बुरा ही समझोगी। हाँ कंचन, प्लीज जरा अपनी सोच बदलो, फिर देखो सब कुछ बदल जाएगा। अरे आप लोग होते कौन हो मुझे सुझाव देने के लिए? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अरे आप चारों जितनी अच्छी बनती हो उतनी हो नहीं। ये सब तो बस आप जैसे मिडिल क्लास लोगों की एक्टिंग होती है। और मुझे अच्छे से पता है कि आप चारों ने मेरे भाइयों के पैसे देके हैं, इसलिए उनसे शादी की। क्या? चलिए अब जाइए यहाँ से, और दोबारा मेरे कमरे में बिल्कुल मत आना। देखना जास्मिन, ये कंचन किस तरह की बातें कर रही है। हम तो इसे इसके अच्छे के लिए समझा रहे थे, लेकिन ये तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, और इसने तो सीधे सीधे हमारे चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। अरे हम क्या इतने गिरे हुए हैं क्या जो पैसों के लिए शादी करें? अब तेरे मन में क्या है ये तो तू अच्छे से जानती है, इसलिए कंचन की बुराई उसके पास ही रहने दे। तू ही समझदारी दिखा और चुप हो जा, क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह लगने से बात और बढ़ती है। माँ जी कभी कभी सच ही कहती है कि ऐसे ढीठ लोग जल्दी नहीं सुधरते। फिर एक रोज जब घर में सरिता की सहेली राइमा आती है, तभी क्या बात है सरिता? अरे इतनी मलाई जैसे गोरी और खूबसूरत बहुएं तुझे कहाँ से मिली? मुझे तो लगा ही नहीं था कि तेरे चारों बेटों को इतनी अच्छी बीवियां मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी भला? मेरे बेटे भी क्या कम हैंडसम है क्या? माना कि वो चारों काले हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितने कि कंचन है। कंचन का रंग तो पूरे अपने पापा पर गया है, लेकिन मेरे चारों बेटों का नैन नक्श एकदम अच्छा है। हाँ बहन, कहा वो तुम्हारी बहू है और कहा तुम्हारी बेटी कंचन। उनकी और उसकी खूबसूरती में तो जमीन आसमान का फर्क है। उन दोनों की ये बातें कंचन सुन लेती है। जिसे देखो बस मेरी भाभीियों की तारीफों के पुल बांधता रहता है। पहले सब मेरे कालेपन को कम कोसते थे, कि अब मेरी ये भाभियां आने के बाद मेरी तुलना उनकी सुंदरता के साथ की जाती है, और साथ में मेरी बुराई भी होती है। और इस सब की जड़ है मेरी भाभियां। लेकिन अब बस, अब तो मैं उनकी खूबसूरती को बिगाड़ कर ही रहूंगी और उन्हें भी मेरी तरह काला बना दूंगी। अब कंचन ऐसा क्या करेगी?
जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चंचल अपनी माँ सरोज और पिता भूषण के साथ रहती है। एक दिन अचानक से चंचल अपने बॉयफ्रेंड ललित के साथ घर पर आती है और वो दोनों अपने अफेयर के बारे में सबको बताते हैं। क्या तू इस गधे से प्यार करती है? क्या अभी माँ, ललित कोई गधा नहीं है, ये तो मेरा प्यारा दुलारा लल्लू है जिसे मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों मेरे लल्लू? हाँ चंचल, अरे बंद करो अपनी एक फालतू की नौटंकी। पापा, आपका और माँ का ये इस तरह गुस्सा होना जायज है। अचानक से बॉम्ब जो फोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं भी और क्या करती पापा। आप दोनों पिछले कई दिनों से मेरे हाथ पीले करने की बात कर रहे हो, जिसके चलते मैं और ललित भी बहुत परेशान हो गए थे। इसके घर वाले तो जैसे तैसे मान भी जाएंगे, लेकिन आप दोनों को मनाना बहुत मुश्किल काम था। फिर ललित ने ही मुझसे कहा कि देखो चंचल, चाहे हार हो या पार हो, अब हम सारी बातें तुम्हारे घर पर बताकर ही रहेंगे। हाँ अंकल जी, हम दोनों का प्यार बहुत पवित्र है, आजकल के दूसरे कपल की तरह नहीं। आजकल के दूसरे कपल की तरह बिल्कुल नहीं है हम। और हम अगर चाहते ना तो हम भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन हमें अपने परिवार का दिल दुखाकर शादी नहीं करनी। सहो परिवार आप सबके आशीर्वाद के साथ ही हमें जीवन की नई शुरुआत करनी है, और इसीलिए हम आपको सच बता रहे हैं। प्लीज अंकल जी, हमारे रिश्ते को स्वीकारिए। हाँ पापा, प्लीज मान जाइए ना। अरे चुप हो जाओ नालायको। ओए तू चंचल, तुझे प्यार कर करके इसी निकम्मे से करना था क्या? अरे इसका परिवार और हमारे परिवार का बरसों पुराना 36 का आंकड़ा है, इसलिए मैं इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारूंगा, और मैं भी नहीं। क्या? ऐसा मत कहिए ना पापा, मैं ललित के बिना कैसे रह पाऊंगी? मुझे इसी के साथ जीना है। प्लीज पापा, अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर हम दोनों को अपना लीजिए ना। प्लीज पापा, मेरे लिए मान जाइए ना। हाँ पापा, मेरा मतलब अंकल जी, प्लीज मान जाइए ना। अब पहले जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब हम दोनों की खुशियों के लिए अपने गुस्से को भूल जाइए ना। ऊपर से भगवान भी आकर कहे ना, तब भी मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगा। और तू लल्लू, दफा हो जाए यहाँ से। फिर उस दिन के बाद से भूषण चंचल को ललित से मिलने ही नहीं देता, और वहाँ ललित की दूसरी शादी भी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये देख चंचल, तेरा लल्लू क्या गुल खिला रहा है। अरे तूने देखा नहीं क्या? उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी शादी की फोटोज डाली है। क्या कहो? अरे हमें अलग हुए ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है, और इस ललित ने शादी भी कर ली। इसकी तो ऐसी की तैसी। देख तो, इस तरह से मुस्कुरा रहा है शादी में। अरे इसे देखकर तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसके मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं। ये सारे आदमी लोग ऐसे ही होते हैं चंचल, इसीलिए कह रही हूँ कि तू भी अब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जा और किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। इतना आसान नहीं है जास्मिन। एक तो ये माँ और पापा ने मुझे परेशान करके रखा है, क्योंकि कल मुझे देखने के लिए एक लड़का आने वाला है, इसीलिए आज मुझे पार्लर जाकर फेशियल करवाना है। यार जास्मिन, मुझे फिलहाल शादी बिल्कुल नहीं करनी है। अरे शादी नहीं करनी तो क्या करेगी तू? उस लल्लू ललित की याद में जोगन बनकर रोती रहेगी क्या? नहीं यार, मुझे शादी करके कहीं नहीं जाना। वो तो मैं बस ललित से प्यार करती थी और इसीलिए उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। पर अब मैं किसके लिए अपना घर बार त्याग करूं और किसी और के घर पर 24 घंटे नौकरानी बनकर क्यों रहूं मैं? हे भगवान, तेरा ये दुखड़ा सुन सुनकर एक ना एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। अरे चुप रहे, दोस्त है तू मेरी, इसीलिए तुझे ये सब सहना ही पड़ेगा। अब चल, जल्दी से 2 पिज्जा ऑर्डर कर दे और साथ में एक बर्गर भी ऑर्डर कर दे। यार चंचल, स्ट्रेस के चक्कर में इतना मत खा, नहीं तो खा खा कर तू मोटी हो जाएगी।
हाँ तो होने देना। वैसे भी अब किसके लिए सजना ही मुझे। मुझे तो बस एक ही उम्मीद थी कि लल्लू अब भी मेरा हो सकता है, लेकिन उस धोखेबाज ने मुझे छोड़कर वहां किसी और लड़की से शादी कर ली। लेकिन उस धोखेबाज ने मुझे छोड़कर वहां किसी और के लिए घोड़ी चढ़ गया। सबको देख लेगा मेरा भगवान। मेरे हर आंसू का पाई पाई हिसाब होगा। देखना तू जास्मिन। अरे बस कर मेरी माँ, और तेरा ये इमोशनल ड्रामा बंद कर दे। तब तक मैं तेरे लिए 2 पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ, और हाँ, बर्गर भी। लेकिन भगवान के लिए शांत हो जा। फिर अगले दिन, इतनी प्यारी लग रही है तू, मुझे किसी की भी नजर ना लगे। लेकिन तू यूं सड़े हुए आलू की तरह शक्ल क्यों बनाए बैठी है? जरा मुस्कुरा दे ना। अरे कोई मर गया है क्या तेरा? अरे बस करो माँ, लड़के वालों के सामने मैं मुस्कुरा दूंगी, इसलिए आप अब मेरा दिमाग मत खाइए और एसी ऑन कर दो। एक तो ये साड़ी पहनकर मेरा दम घुट रहा है, और इस पर आपकी चिकचिक भी चालू है। फिर थोड़ी ही देर बाद में नितिन नाम का एक लड़का अपनी माँ लावण्य के साथ आता है। अरे बस बेटा बस, और कितना परोसोगी? अरे लीजिए आंटी, जम के ठूसिए, मेरा मतलब जम के खाइए। अब ये इतने सारे पकवान आप दोनों के लिए ही तो बनाए हैं ना, इसीलिए आपका खाना तो बनता ही है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम भी बैठो ना हमारे साथ। फिर थोड़ी देर बाद में नितिन और चंचल को अकेले में बात करने के लिए भेजा जाता है। और तभी वो चंचल, अरे रुक जाओ नितिन, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। अब बोलो ना चंचल, क्या बात है? मुझे माफ करना नितिन, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या? हाँ नितिन, क्योंकि मैंने शादी के सपने सिर्फ एक ही लड़के के साथ सजाए थे, और अब उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन मैं अभी तक उसे ठीक से भूल भी नहीं पाई हूँ। और मेरा तो पहले से क्लियर था कि अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं अपने प्यार के साथ ही करूंगी, ऐसे अरेंज मैरिज में बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो अब मतलब मैं तुम्हें इन शॉर्ट ये बता रही हूँ कि मुझसे ये सब नहीं होगा। देखो नितिन, कल को अगर हमारी शादी भी होती है तो वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वहां पर बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और अगर वहां पर रह भी गई वो कलेश पे कलेश करती रहूंगी। इसीलिए अपने जीवन में अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो मुझ जैसी बला से नाता जोड़ो ही मत। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या बोलना चाहती हूँ? हाँ चंचल, मैं समझ रहा हूँ। देखो नितिन, मेरे घर वालों के सामने मैं खुद से इस रिश्ते के लिए ना नहीं कह सकती, इसलिए बाहर जाकर तुम्हें ही सबके सामने मना करना होगा, ताकि हमारा ये रिश्ता जुड़ ही ना पाए। लेकिन किसी को भी मत बताना कि ये सब तुम्हें मैंने बताया है। लेकिन बाहर आकर नितिन सबको वही बताता है जो उसे चंचल ने अंदर कमरे में बताया होता है। क्या? इसने तुझे अपने अफेयर के बारे में बताया? हाँ माँ, ये लड़की किसी और से प्यार करती है और अब भी ये मूव ऑन नहीं कर पाई है। अंकल आंटी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप दोनों को इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर में इंसान का धन दौलत और बाकी सब मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो होती है उसकी खुशियाँ। अरे नितिन बेटा, तुम इस बेवकूफ लड़की की बातों में मत आओ। अरे ये जिस लड़के से प्यार करती थी उसने तो दूसरी शादी भी कर ली। अब इसे भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए ना। हाँ बेटा, अरे इसका सुनकर तू इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर रहा है? एक बार इसे एक मौका तो देकर देख। नहीं आंटी, मैं जबरदस्ती किसी भी बंधन में बनना नहीं चाहता और ना ही किसी को बांधना चाहता हूँ, और आप भी ऐसा मत कीजिए। अब जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जिसमें चंचल की रजामंदी हो उसी रिश्ते में बांधिए इसे। अब चलता हूँ मैं। अरे नितिन बेटा, लावण्या जी, हमारी बात तो सुनिए। नितिन और लावण्या वहां से चले जाते हैं, जिस कारण भूषण और सरोज काफी गुस्सा हो जाते हैं। एक नंबर की नालायक लड़की है ये। अरे अब तक तेरे सर से उस मनहूस के प्यार का भूत उतरा नहीं है क्या?
और नहीं तो क्या। और क्या जरूरत थी तुझे, जो तूने उस नितिन को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अरे तो कुछ भी नहीं बताती तो आज तेरा ये रिश्ता पक्का हो जाता। लावण्य जी के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, लेकिन तूने तो सब शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तो मैं भी क्या करूं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शादी ही क्या, मुझे तो अब किसी लड़की के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं सोचना। प्लीज माँ, मुझे बस अपने घर पर रहना है, सिंगल रहना है। अरे कुछ भी नहीं रखा इस शादी ब्याह में, सब कुछ एकदम सर दर्द है और कुछ भी नहीं। अरे बकवास बंद कर अपनी। शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी तू? अगर तू जिंदगी भर यहीं पर रहेगी तो चार लोग क्या कहेंगे? नहीं, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं। मुझे शादी तो करनी ही होगी, और वो भी हमारी पसंद की। आज तो तूने उस लड़के को मना करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन आइंदा से अगर तूने ऐसी कोई भी चाल चली तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर पापा। अरे चुप हो जा, बहुत सुन लिया तेरा, और बहुत झेल लिए तेरे नखरे। पर और नहीं, तू अगर लाड़ प्यार से नहीं मानेगी तो हम तुझे अपने अंदाज में विदा करेंगे। इसलिए चुप होकर जो कह रहे हैं वही कर, ज्यादा सयानी बनने की कोशिश मत कर। भूषण का यह गुस्सा देखकर चंचल की बोलती अब बंद हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और ऐसे ही एक दिन सब्जी मंडी में सरोज को उसकी सहेली कस्तूरी मिलती है। अरे सरोज बहन, कैसी हो आप? ठीक हो कस्तूरी बहन, तुम बताओ? बस ठाकुर जी की कृपा से सब कुशल मंगल है। वैसे भी मैं 2 से 3 दिनों में तुम्हारे घर आने ही वाली थी। क्या बात है, कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ सरोज बहन, दरअसल मेरी बेटी मिंटी की शादी करा रही हूँ मैं, उसी का कार्ड देने के लिए आने वाली थी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बधाई हो कस्तूरी बहन। धन्यवाद सरोज बहन। देखो ना, समय भी कितनी तेजी से चला गया। कल की ही बात है, हम दोनों अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ने के लिए मिला करते थे, और आज हम उन्हीं बेटियों को पराए घर में विदा करने वाले हैं। हाँ बहन, सो तो है। फिर तुम बताओ, तुम्हारी बेटी के हाथ कब पीले कर रही हो तुम? वैसे देखा जाए तो तुम्हारी चंचल मेरी मिंटी से 1 साल बड़ी है, और उस हिसाब से तो उसकी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी। जी, वो हम लड़का ढूंढ ही रहे हैं। पंडित जी से भी बातचीत चल रही है मेरी, और तुम्हें भी कह देती हूँ कि अगर तुम्हारी पहचान में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता देना मुझे। ठीक है बहन, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी भी किसी अच्छे घर में ही ब्याह कर जाएगी। भगवान करे कि ऐसा ही हो। मुझे तो उसकी शादी की बड़ी चिंता रहती है। चलो बहन जी, आती हूँ मैं 2-3 दिनों में। मिंटी को भी साथ ही लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, जरूर आना। और मैं मिंटी के लिए उसके पसंद के गुलगुले बनाऊंगी। ठीक है बहन जी। हे भगवान, अब तो मिंटी की भी शादी हो रही है, और चंचल की तो लगभग सारी सहेलियों की शादी भी हो चुकी है। जैस्मीन की भी शादी इस साल के अंत तक हो ही जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो अब जरा भी आलस नहीं कर सकती। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं चंचल की शादी तो करा कर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब भूषण और सरोज चंचल की शादी को लेकर और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, और वो दोनों पहले से भी और ज्यादा रिश्ते ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक रोज चंचल को ललित का मैसेज आता है। अब क्यों मैसेज किया है उस चूसे ने तुझे? तुझे छोड़कर दूसरी तरफ मुंह मार रहा है, और इतना सब करके भी उसे चैन नहीं मिला क्या? और नहीं तो क्या, उसने कहा है कि मुझसे मिलने आओ, बस एक बार, उसी जगह पर जहाँ पर हम दोनों हर रोज मिला करते थे। उसे कुछ बात करनी है मुझसे। अब ये भला क्या बात हुई? अब कौन सी बात करनी है उसे तुझसे? अरे अब तो उसकी शादी भी हो गई है, और फिर भी उसका मन नहीं भरा क्या? और तू चंचल, दिमाग से पैदल है क्या? खबरदार, अगर तू उससे मिलने गई तो। ये तू क्या कह रही है जास्मीन? मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। क्या? हाँ जास्मीन, मैं उसे खूब सुनाना चाहती हूँ।
मेरा पूरा गुस्सा उस पर उतारना चाहती हूँ और तभी जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुझे चाहे जो भी सलाह दूं, तू करती तो वही है जो तेरा मन करता है। इसीलिए जा, जी ले अपनी जिंदगी। चंचल अब ललित से मिलने चली जाती है और उसके कुछ कहने से पहले ही वो उसे सुना सुना कर उसका हाल बेहाल कर देती है। अरे शांत हो जाओ चंचल, कितना बोल रही हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं ललित, मुझे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनना है। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, आग लगे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को। अरे कहाँ जाकर करोगे अपने पापों का प्रायश्चित? मेरे माँ पापा ने शादी के लिए मना क्या कर दिया? तुमने तो झट से दूसरी लड़की के साथ शादी भी कर ली, वो भी 1 महीने के अंदर ही। वाह बेटा वाह, बेवफा आदमी, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अरे मेरी जान, ऐसा मत बोलो ना। मत कहो मुझे जान, और अगर बुलाना ही है तो अपनी उस चुड़ैल बीवी को जाकर कहो। वो अगर मेरे सामने आई तो मैं तो उसकी जान ही ले लूंगी। अरे उसकी क्या, मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं तो अब तुम्हारी भी जान ले लूं। बाप रे, कितना गुस्सा भरा है तुम्हारे अंदर। प्लीज शांत हो जाओ ना। अच्छा सुनो, चलो वहां जाकर जूस पीते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। अरे जहर लाकर दो मुझे, वही पीऊंगी तभी शांति मिलेगी मुझे। ओह नो, ये पापा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी इस पार्क के बाहर। चंचल, अभी वहां पर एक लड़की थी जो ठीक चंचल की तरह ही दिख रही थी, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही होगी? ओह नो, जल्दी से छुप जाती हूँ। अगर पापा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आज तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन चंचल, इस पार्क में तो कहीं भी छुपने की कोई जगह नहीं है। तो अब क्या करें? पूरे फंस गए यार, तुम तो मेरे लिए पनौती ही हो। चंचल अब बहुत परेशान हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हे भगवान, आज तो मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसीलिए आज तो मुझे सुंदर दिखना ही होगा। लेकिन मेरा मेकअप कुछ खास नहीं लग रहा। एक काम करती हूँ, भाभी का मेकअप ले लेती हूँ। फिर सानिका अपने भाभी के कमरे में जाकर उनका मेकअप किट ले लेती है और वो उससे मेकअप कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में, ये सब क्या है सानिका? तुम मेरा मेकअप क्यों इस्तेमाल कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर मेरे सामान को हाथ लगाने की? जानती भी हो क्या कि ये प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं? अरे भाभी, अब मेरा मेकअप किट इतना अच्छा नहीं है ना, इसीलिए मैं आपका यूज कर रही हूँ। हाँ तो कम से कम मुझसे पूछ तो लेती ना, बेशरम कही की। देखिए भाभी, आप बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोल सकती हो। अरे मुझे बेशरम कहने से पहले आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। उस दिन भी आपने मुझसे पूछे बिना ही मेरा गाउन पहन लिया था, लेकिन तब मैंने कोई बवाल नहीं किया था। तो फिर अब आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे ड्रेस और मेकअप किट में बहुत अंतर होता है, और बवाल ना करके तुमने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया है। मैंने भी आज तक तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा जी, बताओ तो जरा, क्या किया है आपने आज तक मेरे लिए? ये फालतू की बातें जाकर कहीं और कीजिए, मेरे सामने नहीं। ज्यादा आवाज ऊंची करके बात मत करो मुझसे। अरे आप तो कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, तो मैं क्या पागल हो क्या जो आपकी सारी बातें सुनकर लूं? दोनों ननद भाभी की बहस सुनकर सानिका के माता पिता कमलेश और भानुमति वहां पर आते हैं। अरे क्यों झगड़ रही हो तुम दोनों? आज इतना अच्छा दिन है और तुम दोनों ने सुबह सुबह ही कलेश शुरू कर दिया। और नहीं तो क्या, जब देखो तब दोनों हर वक्त झगड़ती रहती हो। अरे ननन भाभी को बहनों की तरह रहना चाहिए, लेकिन तुम दोनों तो बस एक दूसरे की जानी दुश्मन बनकर बैठी हो। लेकिन पापा, ये सब भाभी ने शुरू किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं पापा जी, यही सारे फसाद की जड़ है।
अरे इसे तो इतनी भी अकल नहीं है, मुझसे बिना पूछे ही मेरे सामान को हाथ लगाती रहती है। इसमें गलती तुम दोनों की ही है। अरे एक दूसरे के सामान को बिना अनुमति के हाथ तुम कैसे लगा सकती हो? ये तो सरासर गलत बात है। पर पापा जी। बहू, अब बंद करो ये बहस और तैयारियां करो, लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे। फिर कुछ ही देर बाद अभिनव नाम का एक लड़का अपनी माँ मंजू के साथ सानिका को देखने आता है। अरे सानिका बेटा, बैठ जाओ ना, कब से ट्रे हाथ में पकड़कर खड़ी हो तुम? अरे नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। अरे बेटा, इतना तामझाम मत करो, हम कोई दबी सोच वाले लोग नहीं हैं। ठीक है आंटी जी। वैसे कमलेश बेटा, मैंने तुम्हारे हाल ही में आए फोटोज देखे, काफी अच्छे थे। हाँ अंकल जी, वो फोटोज दिवाली के थे। हमारा परिवार साथ मिलकर ही सारे त्योहार मनाता है। जी, हम आपस में एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं और आपकी बेटी भी हमारे घर पर बहुत खुश रहेगी। चलो बढ़िया है, आपकी बातें सुनकर तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी तरफ से तो हाँ है। लेकिन अभिनव बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? माँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, मेरी तरफ से भी हाँ ही है। अरे वाह सानिका बेटा, तू बता, तेरा क्या विचार है? सानिका थोड़ी सी शर्मा जाती है। मेरी तरफ से भी हाँ है माँ। बहुत बढ़िया बेटा, चलो इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। सभी आपस में मुंह मीठा करते हैं और इस तरह से सानिका और अभिनव का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर लड़के वाले जाने के बाद, ये लो भाभी, ये एक रसगुल्ला आप भी ठूस लो। खैर, बधाई हो सानिका, अब बस जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ हाँ, हो जाएगी भाभी शादी। लगता है आप तो बस राह देख रही हो कि कब मैं इस घर से निकल जाऊं। क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसी तुम्हारी सोच है सानिका, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। अरे आप तो रहने ही दो भाभी, इतना नाटक मत कीजिए, क्योंकि ये आप पर सूट नहीं करता है। वैसे लड़के वाले तो बहुत अच्छे हैं और मुझे तो एक बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है, जहाँ पर सभी मुझसे बहुत प्यार करेंगे। और ये बात तो उनकी बातों से ही पता चल रही थी। आपकी तरह नहीं होंगे वो लोग जो एक मेकअप किट ले लिया तो इतना हंगामा कर दिया। बेचारी मेरी भोली सी ननद। अरे बाबा, शादी के पहले ये सब दिखावा होता है, लेकिन सबके असली रूप तो शादी के बाद ही दिखाई देते हैं। बड़ी आई अपनी ससुराल की तारीफ करने वाली। शादी तो अभी तक हुई भी नहीं है और तुम तो अभी से डेंगे हाँक रही हो। अरे ओ मेरी कलेशी बहू, कभी तो अपनी जबान पर मिश्री रखा कर, जब देखो तब तीखी मिर्ची की तरह तीखी बातें करती रहती है, नालायक कहीं की। अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो इसे बस समझा रही थी। ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब जाकर छत पर पापड़ सुखा दे, वरना मैं तुझे सुखा दूंगी। भानुमति की बातें सुनकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है और तभी सानिका धीरे से हंसते हुए वहां से निकल जाती है। फिर थोड़े ही दिनों बाद सानिका और अभिनव की शादी हो जाती है। स्वागत है तुम्हारा सानिका। ये देखो निकी, तुम्हारी मामी। हेलो मामी। हेलो निकी बेटा, कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ मामी। लेकिन मामी, आप मेरे साथ रोज खेलोगी ना? नेकी और पूछ पूछ। जरूर खेलूंगी बच्चा। ये सानिका बहू, अब से ये घर तेरा ही है। जी माँ जी, और धन्यवाद मुझे इतना अच्छा महसूस कराने के लिए। अरे बहू, उसमें धन्यवाद की क्या बात है। फिर अगली सुबह उठकर सानिका अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। अरे वाह, इतना लजीज खाना तो मैं अपने जीवन में पहली बार खा रही हूँ। सच में मजा ही आ गया। हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा। ये बेसन के लड्डू तो बहुत ही अच्छे बने हैं। अभी और कितने बचे हैं? अब 2 ही बचे हैं दीदी। जब अभिनव काम से आएगा तब ये लड्डू मैं उसे दे दूंगी। ओफ वो सानिका, अब उसे देने की क्या जरूरत है? निक्की के पापा को ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। एक काम करो, ये लड्डू संभाल कर रखना, उनके आने के बाद मैं उन्हें दे दूंगी। लेकिन दीदी,
नंदोई जी ने तो अभी ऑफिस जाते समय 4 लड्डू खाए थे, और तो और आपने उन्हें और 4 लड्डू टिफिन में भी दिए हैं। लेकिन अभिनव ने तो एक भी लड्डू नहीं खाया है। शादी से पहले कहा था उसने मुझे कि उसे भी बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अरे बहू, ये तो क्या बातें लेकर बैठ गई। तेरी ननन जितना कह रही है उतना ही कर। और वैसे भी अभिनव बहुत कम ही खाता है। अब दामाद जी को पसंद है तो रख लेना उनके लिए, और अभिनव को किसी और दिन बनाकर खिला देना। और नहीं तो क्या। उनके सामने सानिका कुछ बोल ही नहीं पाती, और वो 2 लड्डू उसे नंदोई के लिए रखने ही पड़ते हैं। अब सानिका देखती है कि लावण्या दिन रात बस आराम फरमा रही है, और सारे काम बस उसे ही करने पड़ रहे हैं। अरे दीदी, आप कितनी लेट उठी हो? निकी को स्कूल जाना होगा ना। अब जल्दी चाहिए, जाकर उसे तैयार कीजिए। तब तक मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे सानिका, आज निकी को तुम ही तैयार करो ना, मुझे बड़ा ही आलस आ रहा है। सानिका लावण्या को मना नहीं कर पाती, और उसे अब निकी को भी तैयार करना पड़ता है। ये लो निकी बेटा, तुम्हारी बैग। मैंने इसमें टिफिन भी रखा है। सारा खाना खाकर आना, ठीक है ना? ओके मामी। माँ जी, एक काम कीजिए ना, निकी की स्कूल वैन आती ही होगी, तो इसे जरा वैन तक छोड़कर आइए ना। दीदी तो अभी तक सो रही है, नहीं तो मैं उन्हें बता देती। नहीं बहू, तू ही छोड़ दे इसे। अभी तो मैं अपना मनपसंद सीरियल देखने जा रही हूँ, और वैसे भी इस खून जमाने वाली ठंड के कारण मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। लेकिन माँ जी, मैंने गैस पर अभी अभी सब्जी चढ़ाई है, कुकर में आलू भी उबल रहे हैं, और ऊपर से मशीन भी ऑन है, और इन सब में मैं अगर 5 मिनट के लिए भी बाहर गई तो अंदर के सारे काम बिगड़ जाएंगे। देख बहू, सुबह सुबह दिमाग मत खाओ मेरा। मैंने कहा ना, तू ही जाकर छोड़कर आ इसे। और रही बात सब्जी की, तो गैस बंद कर दे और मशीन भी बंद कर दे। अरे लेकिन ऐसे कैसे माँ जी? उतने में वहां पर अभिनव आता है। तुम फिक्र मत करो सानिका, आज मुझे ऑफिस जल्दी बुलाया है, तो जाते समय मैं निकी को वैन तक छोड़ दूंगा। तुम अपने काम संभालो। ठीक है अभिनव। चलो निकी बेटा। फिर निकी अभिनव के साथ चली जाती है। फिर बाद में, पर दीदी और नंदई जी को भी समझना चाहिए ना, दोनों भी निकी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और रही बात माँ जी की, तो वो तो दिन भर इधर उधर भटकती ही रहती है, लेकिन तब उनके घुटने दर्द नहीं करते। और दीदी तो बस दिन रात आराम ही करती रहती है, ऐसा नहीं कि किसी काम में आकर मेरी मदद कर दे। अब इन लोगों को मैं क्या ही बोलूं। दीदी तो हमेशा इस घर की लाडली बेटी रही है, इसीलिए माँ दीदी और जीजी को कुछ भी नहीं बोलती। पर ये तो गलत बात है ना अभिनव। मैंने तुम्हारे लिए उस दिन 2 लड्डू बचा कर रखे थे, लेकिन दीदी ने उसे नंदोई जी के लिए रखने के लिए कहा, जबकि उन दोनों को ये बात अच्छे से पता है कि तुम्हें भी बेसन के लड्डू बेहद पसंद है। अब जाने दो ना सानिका, खामोखा बात को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं होगा। कर लो ना थोड़ा काम, और अगर कोई काम तुमसे नहीं हो रहा तो मत करो, तुम भी आराम करो। जो होगा देखा जाएगा। चलो, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। फिर अभिनव वहां से चला जाता है। मुझे तो लगा था कि मेरा ससुराल मेरे मायके से 100 गुना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर भी वही हाल है। फिर एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी निकी के खांसने की आवाज से सानिका की नींद खुल जाती है। ये निकी कब से खांसी जा रही है? आखिर क्या बात है? जाकर देखना होगा मुझे। फिर सानिका लावण्या और नंदोई के कमरे में जाती है। तभी वो दोनों वहां पर घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। मामी मामी, मुझे दवाई दो ना। मुझे बहुत खांसी हो रही है। मम्मा और पापा को मैं कब से उठा रही हूँ, लेकिन ये दोनों तो उठ ही नहीं रहे। सच में ये दोनों कितने लापरवाह माता पिता हैं। तुम चिंता मत करो निकी बेटा, चलो मैं तुम्हें दवाई खिलाती हूँ। ठीक है मामी। फिर सानिका निकी को दूसरे कमरे में लेकर जाती है और वो उसे दवाई देकर सुला देती है। फिर अगले दिन
वो ये सारी बात विक्रम और लावण्या को बताती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें तो निकी की कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। पर ये आप कैसी बातें कर रहे हो नंदोई जी? मुझे मेरे कमरे तक उसके खांसने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं झट से उसके पास आ गई और उसे दवाई भी दे दी। आप दोनों को उसका ध्यान रखना चाहिए ना, और ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे बस सानिका, हम समझ गए और आइंदा से ध्यान रखेंगे। अब ज्यादा ज्ञान के मोती मत बटोरो। लावण्या की बातें सुनकर सानिका चुप हो जाती है। फिर एक दिन, अरे माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना। विक्रम और मैं एक साथ बाहर जा रहे हैं। हाँ माँ जी, और इस बार 1,000 नहीं, कम से कम 2,000 देना। ठीक है दामाद जी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी लाती हूँ। फिर मंजू पैसे निकालकर विक्रम के हाथ में थमाती है। ये लीजिए। शुक्रिया माँ जी। फिर पैसे लेकर विक्रम और लावण्या वहां से बाहर चले जाते हैं। और तभी, माँ जी, एक बात पूछूं? आप पूछ बहू, क्या हुआ अब? नंदोई जी तो खुद भी कमाते हैं ना, तो फिर वो और दीदी बार बार आपसे पैसे क्यों मांगते रहते हैं? और आज जब उन दोनों को बाहर जाना था, तो आपने तो उन्हें फौरन 2,000 रुपए दे दिए। हाँ, दिए मैंने पैसे, तो क्या हुआ? अरे वो दोनों मेरे दामाद और बेटी है, और अगर उनके लिए मैं ये सब नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? दामाद जी जो कुछ भी कमाते हैं वो सब अपने पास ही रखते हैं, और मुझसे जितना भी हो पाता है मैं उन्हें उतना दे देती हूँ। मेरे पास भी तुम्हारे स्वर्गवासी ससुर की पेंशन आती है। लेकिन माँ जी, ये तो गलत बात है ना। अगर नंदोई जी कमाते हैं तो उन्हें आपसे पैसे नहीं लेने चाहिए। इन लोगों का खर्चा बहुत होता है, और आप तो ससुर जी की पेंशन से और अभिनव के पैसे से ही तो घर चलाती हो। लेकिन नंदोई जी और दीदी तो बस अपने पैसे जमा कर रहे हैं। घर में तो वो दोनों एक पैसा भी नहीं दे रहे। देख बहू, मैं तुझसे मीठी बोली बात करती हूँ, तो तू उसका फायदा मत उठा। अपनी जबान संभाल कर बात किया कर मुझसे। आज तो तूने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन आइंदा से फिर कभी मत बोलना। और अगर गलती से भी बोल दिया तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। मुझे जो करना है करूंगी। किससे पैसे लेने हैं और किसे पैसे देने हैं वो सब मेरी मर्जी है। और तू होती कौन है मुझे ये सब बताने वाली? मंजू का ये गुस्सेल रूप देखकर सानिका घबराकर चुप हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले।